हेलो बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स सीरीज, जिसमें हम आपको क्लास 12th की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे अप टू कंपटीशन लेवल। बोर्ड और कंपटीशन लेवल दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर, रिलेशन। ये है हमारा सिलेबस। और आपको पूरे इस लेक्चर में ये जो रेड कलर के लेजर लाइट दिख रही है, इसे फॉलो करते रहना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहले हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, फिर हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हम देखेंगे रिलेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इनवर्स रिलेशन के बारे में। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा होगा कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। उसके बाद हम बोर्ड में और कंपटीशन में आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, और इस पूरे लेक्चर में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें लगे उसे नोट करते रहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जो मोस्टली मैथमेटिक्स का यूज कई बार जो होता है वो पैटर्न्स और शेप, अलग अलग टाइप के शेप्स के बीच में पैटर्न और नंबर्स के बीच में पैटर्न फाइंड करने के लिए होता है। तो रिलेशन भी एक ऐसा ही चैप्टर है जो इन सब कामों के लिए यूज होता है। जैसे जो ये रिलेशन वर्ड है, ये इंग्लिश के रिलेशन से लिया गया है, इंग्लिश के रिलेशन वर्ड से लिया गया है। जैसे हम डेली लाइफ में रिलेशंस के देखते हैं, ब्रदर सिस्टर, सन फादर, डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, बनाते हैं। उसी तरह ये रिलेशन चैप्टर भी है। यहाँ पे हम अलग अलग टाइप्स के नंबर्स के बारे में, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे 5 क्या है, 3 से बड़ा है। ये क्या है, एक रिलेशन है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। जैसे हम दो लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, एक लाइन दूसरे लाइन से बड़ी है या पैरेलल है, तो वो भी उनके बीच में एक क्या है, रिलेशन है। और कई बार ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस चैप्टर्स का कहाँ पर यूज है, इन डेली लाइफ में हमें कहाँ पर यूज होता है। तो बच्चों, जैसे आप जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में कई बार ऐसे ऐप्स होते हैं, उन एप्स के कैमरा के सामने जब आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो पहचान के आपको बता देता है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो उन चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी चीजों का यूज होता है। ये चीजें क्या है, ये चीजें बेसिकली पैटर्न को फाइंड करती हैं। जैसे जो मशीनें होती हैं उनके अंदर बहुत सारी चीजों के पैटर्न सेट किए गए होते हैं। तो जब आप कैमरा किसी ऑब्जेक्ट के सामने करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का एक पैटर्न बनाता है, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके बताता है वो कौन सी चीजें हैं। तो ये जो पैटर्न बनाने का काम होता है, ये सब फंक्शन, रिलेशन और ये चैप्टर सेट के द्वारा ही होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बेसिक चैप्टर्स हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, सेट, रिलेशन, फंक्शन, इसका क्या यूज है। और मोस्टली इसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का भी यूज किया जाता है। तो ये जो चैप्टर्स हैं, रिलेशन, सेट, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, मोस्टली इन सब का यूज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, इन सब चीजों में यूज होता है। मैंने आपको सेट वाले चैप्टर में भी बताया था कि सेट क्या होता है, कि सिमिलर टाइप की डेटा को कलेक्ट करना, कि सिमिलर टाइप की डेटा को रिप्रेजेंट करना ही क्या है, सेट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन चैप्टर्स का क्या यूज है डेली लाइफ में और इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं एज अ इन मैथ में। जैसे कोई ये मान लेते हैं एक मशीन है, रोबोट है, या कोई ऐप है। जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट का एक पैटर्न अपने माइंड में बनाता है और उसके अंदर जो पैटर्न फिट किए गए होते हैं उन पैटर्न से मैच करता है, और फिर वो इस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करके बताता है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। अब कई बार होता है कि जो सामने ऑब्जेक्ट है उसका पैटर्न दो चीजों से हो सकता है मैच कर जाए। मान लेते हैं ये पैटर्न किसी दो चीजों के पैटर्न से मैच कर रहा है। तब ये मशीन क्या करेगी, प्रोबेबिलिटी का यूज करेगी, किसका पैटर्न ज्यादा मैच कर रहा है। और ये सारे पैटर्न जो बनते हैं वो सेट, रिलेशन और फंक्शन के द्वारा बनते हैं, और स्टैटिक्स के द्वारा उनके डेटा को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी का यूज करेगा और वहां पे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उस पैटर्न को ये बताएगा ये कौन सा पैटर्न है या ये कौन सी चीज है। तो इस चैप्टर का सबसे बेसिक हम पढ़ लेते हैं, क्या आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इस तरह से
दो या दो से ज्यादा चीजों को ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। जैसे ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर, रेड कलर्स 5 0.9, ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर। ये दो एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। दो से ज्यादा एलिमेंट के भी ऑर्डर्ड पेयर हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट जो होता है वो दूसरे सेट का होता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमारा सेट ए है ए बी सी और सेट बी है 1 2। तो ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट जिसमें पहला एलिमेंट किसका हो, सेट ए का, और दूसरे एलिमेंट क्या हो, सेट बी का, उसी को हम क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी, या ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए किसके साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 का और 2 के साथ भी। तो पहला क्या ऑर्डर पेयर आ गया, ए कॉमा 1। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है, ए कॉमा 2। इसी तरह बी का 1 के साथ और बी का 2 के साथ, तो ये क्या हो गया, बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2। इसी तरह सी का 1 के साथ और सी का 2 के साथ भी, तो ये क्या हो जाएगा, सी कॉमा 1 सी कॉमा 2। तो ये क्या है, हमारा ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर यहाँ पे हमें बी क्रॉस ए निकालना होगा तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स रिवर्स हो जाएंगे। जैसे ये ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, 1 कॉमा ए, ये 2 कॉमा ए, तो उसे हम क्या कहेंगे, बी क्रॉस ए, बी का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास दो सेट्स हैं, एक ये सेट है ए और ये दूसरा सेट है बी, और सेट के ए के अंदर हमारे पास तीन एलिमेंट है ए बी सी। सेट बी के पास, सेट बी में भी हमारे तीन एलिमेंट है 1 2 और 3। तो इसके सभी एलिमेंट का इसके साथ मैचिंग, जैसे ए की 1 के साथ मैचिंग होगी तो क्या बनेगा, हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा ए कामा 1। ए की 2 के साथ मैचिंग होगी तो क्या मिलेगा हमें, ऑर्डर पेयर ए कॉमा 2। इसी तरह ए की 3 के साथ मैचिंग होगी तो क्या मिलेगा, ऑर्डर पेयर हमें ए कॉमा 3। बी की 1 के साथ होगी तो बी कॉमा 1, बी की 2 के साथ होगी तो बी कॉमा 2, और बी की 3 के साथ होगी तो बी कॉमा 3। इसी तरह सी की भी 1 के साथ 2 के साथ और 3 के साथ मैचिंग होगी तो हमें ऑर्डर पेयर क्या क्या मिलेंगे, सी कॉमा 1 सी कॉमा 2 सी कॉमा 3। और इन सभी ऑर्डर पेयर का जो सेट बन रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास सी सेट है जिसके अंदर तीन एलिमेंट है, रेड ब्लू और ग्रीन। एक दूसरा सेट है डी, उसके अंदर भी तीन एलिमेंट है ए ई आई। अब आपको क्या करना है, इसी तरह जैसे हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है उसी तरह निकाल के ये जो आंसर दिया गया है इससे मैच करना है। जैसे देख सकते हैं हम, रेड का ए के साथ होगा तो क्या बनेगा हमें ऑर्डर पेयर, रेड कॉमा ए। इसी तरह रेड का ई के साथ होगा तो रेड कॉमा ई, रेड का आई के साथ होगा तो रेड कॉमा आई। इसी तरह सारे ऑर्डर पेयर हमें मिलेंगे और इन सभी का जो सेट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सी क्रॉस डी। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास सेट एम है राम कामा श्याम और सेट एन है 2 3 4 5। तो एन क्रॉस एम क्या होगा, यहाँ पे अब देख सकते हैं आप, यहाँ एन क्रॉस एम निकाल रहे हैं तो जो एन का एलिमेंट है वो पहले होगा और एम का एलिमेंट बाद में होगा। जो सेट पहले लिखा होता है उसका एलिमेंट पहले लिखा जाता है और जो सेट बाद में होता है उसका एलिमेंट बाद में लिखा जाता है। तो एन क्रॉस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इन सभी एलिमेंट्स का सेट एम के एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये 2 का राम के साथ क्या बन जाएगा, 2 कामा राम। 2 का श्याम के साथ तो ये क्या बनेगा, 2 कामा श्याम। 3 का राम के साथ तो क्या बनेगा, 3 कामा राम। इसी तरह ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे और इन सही ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है उसे हम क्या बोलेंगे, एन क्रॉस एम या एन का एम के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप कि अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी।
अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसको समझने के लिए हम एक बार पीछे चलते हैं। जैसे देखते हैं वन का ये जो हमारा पहला एलिमेंट है ए, इसका इसके सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है। तो इसके पास 3 एलिमेंट्स थे, तो यहां से ए का जो ऑर्डर्ड पेयर्स निकले टोटल कितने निकले 3, ए कामा 1, ए कामा 2, ए कामा 3। इसी तरह बी का भी जो ऑर्डर पेयर निकले वो भी कितने निकले 3, और सी के भी कितने निकले इसी तरह 3। तो टोटल यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं वो टोटल कितने मिल रहे हैं 3 प्लस 3 प्लस 3 टोटल 9। मतलब कि 3 एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में थे और 3 एलिमेंट ही सेकंड सेट में थे। तो टोटल जो एलिमेंट्स हो गए ए क्रॉस बी में वो टोटल कितने हो गए 3 क्रॉस 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 3 टोटल 9। तो अगर हम कहें हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है जिसमें पी एलिमेंट्स हैं और एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में वो कितने हो जाएंगे पी इंटू क्यू। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास सेट ए है 1, 2, 3, 4 और एक सेट बी है 1, ई, आई, ओ। तो सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट है 4 और सेट बी में भी टोटल कितने एलिमेंट है 4। तो जो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या कहीं ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो टोटल कितने होंगे 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। मतलब कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट होंगे 16, या हम कहें बी क्रॉस ए में भी टोटल कितने एलिमेंट होंगे 16। वो सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स हो जाएंगे बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे हमेशा उतने ही बी क्रॉस ए में भी उतने ही एलिमेंट होंगे या उतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सी सेट है ए बी सी डी ई, तो सी में टोटल कितने एलिमेंट है 5 और हमारा एक डी सेट है जिसमें टोटल कितने एलिमेंट है 3, राम, श्याम और आशीष। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है सी क्रॉस डी में कितने एलिमेंट होंगे या डी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट होंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी टोटल 15 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे या 15 एलिमेंट्स होंगे। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक सेट है P जिसमें टोटल एलिमेंट है -5, -6, -7, -8, मतलब टोटल इसमें 4 एलिमेंट है। और एक हमारे पास दूसरा सेट है Q जिसमें एलिमेंट्स है A, X, D, F, R, टोटल इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो P क्रॉस Q में या कहें P क्रॉस Q में या Q क्रॉस P में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 5 टोटल 20 एलिमेंट्स होंगे या कहें 20 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। आप बनाकर देख सकते हैं 20 ही आएगा। आप इस तरह से भी लिख के देख सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं एन क्रॉस एम जिस तरह से निकाला हुआ है, इसी तरह ये सारे एग्जांपल्स का भी आप ए क्रॉस भी निकाल सकते हैं और उसमें टोटल एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं कितना आएगा। इसका 16 आएगा, इसका 15 आएगा और इसका 20 आएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? तो बेसिकली रिलेशन क्या है, मान लेते हैं हमारे पास दो सेट्स हैं, एक ए सेट है एक बी सेट है और इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। और इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई भी सबसेट हम लेते हैं तो उसी सबसेट को हम क्या बोलते हैं रिलेशन। मतलब कि रिलेशन क्या है, बेसिकली दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, उसी को हम क्या बोलते हैं रिलेशन। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, सेट ए है ए 2, 3, 5, 7, 11। इसी तरह सेट बी है ए, बी, सी। अगर यहाँ पे हम ए क्रॉस बी निकालें, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो क्या आ जाएगा 2, ए, 2, बी, 2, सी, 3, ए, 3, बी, 3, सी। तो इसी तरह से ये हमारा ए क्रॉस बी आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2, ए, 2, बी, 2, सी, 3, ए, 3, बी, 3, सी। इसी तरह 5, ए, 5, बी, 5, सी, 7, ए, 7, बी, 7, सी, 11, ए, 11, बी, 11, सी। तो ये हमारा आ गया टोटल ए क्रॉस बी। अब आपने क्लास 11th में सेट वाले चैप्टर में सबसेट निकालना पढ़ा होगा, किस तरह से सबसेट किसी तरह सबसेट क्या होता है और किस तरह से हम सबसेट फाइंड करते हैं या किस तरह से हम सबसेट किसी सेट का लिखते हैं। और अगर आपको सेट के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11th की मैथ की प्लेलिस्ट ओपन करें और वहां से
पहला चैप्टर जो सेट देख लें। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो इसका जो सबसेट होता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक पहला सबसेट लिखते हैं R1। इसके कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। सबसेट क्या होता है बेसिकली, इसके कुछ एलिमेंट्स को निकालकर ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स को निकालकर एक सेट बना देना, उसी को हम क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी का सबसेट। तो यहाँ पे हमने 2 ए ले लिया, 3 ए ले लिया, 5 ए ले लिया, 7 ए ले लिया और 11 ए ले लिया। ये एलिमेंट्स निकाल के हमने एक सेट बना दिए, मतलब कि इसका हमने क्या बना दिया, एक सबसेट। तो ये जो सबसेट बना है इसी को हम क्या कहेंगे, ये एक रिलेशन है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन क्या है, कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। एक और हम सबसेट एज्यूम करते हैं, देखते हैं बनाते हैं। हमने 3 ए ले लिया, 3 बी ले लिया, 3 सी ले लिया और 11 सी ले लिया। इन एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स का एक सबसेट यहाँ पे बना दिया। तो ये भी जो सबसेट है ये क्या होगा, एक रिलेशन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली रिलेशन क्या होता है। आगे हम सेट की रिलेशन की एक और डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट M है और एक सेट N है। सेट M में हमारे एलिमेंट्स हैं -2, -4, -6 और सेट N में हमारे एलिमेंट्स हैं x, y, z। तो सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं। n क्रॉस m क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे n क्रॉस m हम निकाल रहे हैं, तो n का एलिमेंट पहले होगा और m का क्या होगा बाद में। x, -2, x, -4, x, -6, y, -2, y, -4, y, -6, z, -2, z, -4, z, -6। तो ये हमारा क्या आ गया, n क्रॉस m। अब हम अगर रिलेशन निकालें n से m में, तो इसके कुछ सबसेट लिख देते हैं। हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि जो इम्पटी सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो ये जो R1 है यहाँ पे क्या है, एक इम्पटी सेट है। तो ये भी क्या है, इसका सबसेट है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक रिलेशन है। मतलब कि इम्पटी सेट भी किसी दो सेट के बीच में एक रिलेशन हो सकता है, क्योंकि वो भी क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इसलिए ये R1 भी क्या होगा, n क्रॉस m का क्या होगा, सबसेट होगा। इसका एक और सबसेट देखते हैं R2। इसके कुछ एलिमेंट चूज कर लेते हैं, जैसे x, -6, y, -2, z, -4, z, -6 और x, -6। ये एलिमेंट्स को हमने चूज करके क्या बना दिया, एक इसका सबसेट बना दिया। तो ये भी सबसेट जो है वो क्या है, रिलेशन फ्रॉम n टू m। क्योंकि ये जो सबसेट हमने बनाया वो किसका बनाया है, n क्रॉस m का। तो इसे हम कहेंगे रिलेशन फ्रॉम n टू m। और पिछले वाले केस में हमने यहाँ से जो ये सबसेट बनाए थे वो किसके सबसेट बनाए थे, a क्रॉस b का। तो इसे हम कहेंगे रिलेशन फ्रॉम a टू b। जो सेट पहले होता है और जो बाद में होता है उसी को हम कहते हैं रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस। यहाँ पे a क्रॉस b है तो रिलेशन फ्रॉम a टू b, और यहाँ पे n क्रॉस m है तो रिलेशन फ्रॉम n टू m। एक और देख सकते हैं यहाँ पे सबसेट बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये जो सबसेट है ये एज इट इज n क्रॉस m लिखा हुआ है। x, -2, x, -4, x, -6, y, -2, y, -4, y, -6, z, -2, z, -4, z, -6। ये एज इट इज n क्रॉस m लिखा हुआ है। अब अगर आपको याद हो तो जो सबसेट होता है, आपने सबसेट में पढ़ा होगा कि हर एक सेट अपने आप का ही सबसेट होता है। तो इसलिए जो R3 है ये भी क्या है, n क्रॉस m एज इट इज लिखा हुआ है, बट ये भी क्या है, इसका एक सबसेट ही है। तो ये जो सबसेट है ये भी क्या है, एक रिलेशन है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं जो n क्रॉस m होता है वो अपने आप में ही एक रिलेशन होता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। हाँ, रिलेशन का एक और तरीका डिफाइन करने का। तो एक और तरीके से हम रिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी इक्वेशन या कोई स्टेटमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करे उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। मतलब कि ऐसी कोई इक्वेशन या स्टेटमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करे या उन्हें किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट करे उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास ए 1 2 3 4 5 6 और एक सेट बी है हमारे पास x सच दैट
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेट ए लिखा हुआ है ये किस में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में, और जो हमारा सेट बी है वो किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बी हमारा क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 50। अगर आपको रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप ट्राई करें उस जो वो जो सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है उसे आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है R1 a कॉमा बी सच दैट, यहाँ पे जो R1 रिलेशन है वो a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट है, इस तरह से कि जो पहला एलिमेंट है वो सेट a का होना चाहिए, a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट b का होना चाहिए, b बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और यहाँ पे दिया गया है b इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हम सिंप्लीफाई के लिए ये जो हमारा सेट बी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इसे सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 50 से लेस सारे के सारे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू डॉट 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 अप टू, ये 50 नहीं होगा, यहाँ पे अप टू 49 तक होगा। तो ये जो हमारा सेट बी होगा अप टू कहाँ तक होगा, 49 तक। तो हमें इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं कि जो दूसरा एलिमेंट हो ऑर्डर्ड पेयर का वो पहले वाले एलिमेंट का स्क्वायर हो। तो अगर हम पहले वाले सेट से सेट ए से 1 चूज करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो दूसरा एलिमेंट भी क्या होगा 1। तो पहला हमारा ऑर्डर्ड पेयर आ गया 1, 1। तो अगर हम दूसरा एलिमेंट 2 चूज करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो हमें सेट बी से क्या लेना पड़ेगा 4। तो इसलिए अगला ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या बन गया 2, 4। अगर तीसरा एलिमेंट हम यहाँ पे 3 लेते हैं पहले सेट का, तो उसका स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 9, तो ये क्या होगा 3, 9। इसी तरह से 4, 16, 5, 25, 6, 36। तो ये हमारा क्या बन गया एक रिलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट हमें दी गई है या एक इक्वेशन हमें दी गई है जो इन ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो इसी को हम क्या, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये एक रिलेशन है। ये दूसरा तरीका हो सकता है रिलेशन को डिफाइन करने का। या तो आप कहें रिलेशन क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक सबसेट है, रिलेशन क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। या दूसरे वे में एक ऐसी इक्वेशन या स्टेटमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर को या दो सेट के एलिमेंट्स को एक दूसरे से किसी तरह से कनेक्ट करती हो या ऐड करती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं रिलेशन। इसी में हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमें सेट ए दिया गया था 1 2 3 4 5 6 और सेट बी दिया गया था x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो यहाँ पे हमने सेट बी को रोस्टर फॉर्म में इस तरह से कुछ लिख लिया था 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 49। अब यहाँ पे रिलेशन R2 हमें दिया गया है a कॉमा बी सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल ए b बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यहाँ पे मतलब है कि जो रिलेशन R2 है ये a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर का एक ऐसा सेट है जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए का है, दूसरा एलिमेंट सेट बी का है, और a माइनस बी ग्रेटर देन 0। मतलब कि हम जो फर्स्ट एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को माइनस करें, जो आंसर आए वो हमेशा क्या हो 0 से बड़ा हो। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये ऑर्डर पेयर के एलिमेंट है वो किससे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक इक्वेशन के थ्रू कनेक्टेड है कि उनका जो डिफरेंस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, या पहले में से दूसरे को जब हम माइनस करें वो उसका आंसर क्या है 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे जो R2 है उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं रिलेशन को। यहाँ पे अगर हम पहले एलिमेंट ए की जगह 1 चूज करें तो हमें सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसको अगर हम 1 से माइनस करें तो उसका आंसर 0 से बड़ा है। तो 1 का बी में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी 1 के साथ कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ए की जगह 2 लें तो हम बी की जगह क्या ले सकते हैं 1, क्योंकि 2 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी 1, जो 0 से बड़ी है। तो यहाँ पे 2, 1 हमारा क्या आ गया, एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। इसी तरह अगर हम ए की जगह 3 को लें तो बी की जगह हम क्या ले सकते हैं, या तो 1 लें, 3, माइनस 1 क्या होगा 0 से बड़ा होगा, या 3, 2, 3 माइनस 2 क्या होगा 0 से बड़ा। इसी तरह ए की जगह हम अगर 4 लें तो 4, 1 क्योंकि 4 माइनस 1 क्या होगा 3, 0 से बड़ा, और 4, 2, 4, 3, तो ये एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम ए की जगह 5 लें तो बी की जगह क्या ले सकते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स में 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, क्योंकि 5 माइनस 1 0 से बड़ा होगा, 5 माइनस 2 भी 0 से बड़ा होगा, 5 माइनस 3 भी 0 से बड़ा होगा, और 5 माइनस 4 भी 0 से बड़ा होगा।
इसी तरह अगर हम ए की जगह 6 लें, पहले सेट का ए की जगह हमने 6 चूज किया, तो बी में सेट बी से हम कौन से एलिमेंट्स ले सकते हैं? 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 माइनस 1 क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, 6 माइनस 2 0 से बड़ा होगा, 6 माइनस 3 भी 0 से बड़ा होगा, 6 माइनस 4 भी 0 से बड़ा होगा, और 6 माइनस 5 भी 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हैं वो भी एक इक्वेशन से कनेक्टेड है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये भी क्या है? एक रिलेशन है। आई होप कि आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसमें एक और लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट दिया गया है P 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक सेट Q दिया गया है 9 12 15 13 24। अब यहाँ पे हमें एक रिलेशन R1 दिया गया है A, B such that A belongs to P, B belongs to Q, A is factor of B। यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का क्या होना चाहिए? फैक्टर। फैक्टर का मतलब है कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, और रिमाइंडर 0 आए। तो यहाँ पे आप ऑर्डर्ड पेयर किसी भी तरीके से बना सकते हैं सोच के। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक क्राइटेरिया ले रहा हूँ कि मैं बी एलिमेंट को चूज कर रहा हूँ। यहाँ से दूसरे एलिमेंट को अगर मैं 9 चूज करूँ तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? इसका सेट पी में केवल एक ही फैक्टर है 3, और दूसरा भी फैक्टर है एक 9 है। तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे? 3,9 और 9,9। इसी तरह अगर हम सेट बी की जगह 12 चूज करें तो 12 के कौन कौन से फैक्टर इस सेट में है? एक तो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो हमें पहला ऑर्डर पेयर क्या मिल जाएगा? 2,12, क्योंकि 2 12 का क्या है? फैक्टर है। 3,12 क्योंकि 3 भी 12 का फैक्टर है। 4,12 4 भी 12 का फैक्टर है। 6,12, तो ये सारे हमें ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे। इसी तरह अगर हम सेट बी यहाँ पे बी की जगह 15 रखें तो 15 के कौन कौन से फैक्टर इस सेट पी में है? एक तो 3 है, दूसरा क्या है? 5। तो हमें क्या मिलेगा? 3,15 5,15। इसी तरह अगर हम 13 ले तो 13 का यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है। सेट पी में 13 का कोई भी फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे 13 के साथ सेट पी का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं होगा। अब अगर हम सेट बी की जगह 24 ले तो 24 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 2 3 4 6 8। तो ये फैक्टर्स के साथ 12 का क्या होगा? ऑर्डर पेयर बन जाएगा 3,12 4, सॉरी 3,24 4,24 2,24 6,24 8,24। तो ये R1 रिलेशन हमारा आ गया। तो इस तरह से आप रिलेशन को लिख सकते हैं, जो भी इक्वेशन दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग आप लिखते चले जाएं, रिलेशन मिल जाएगा। तो अभी आपको आई होप कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या है। रिलेशन किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का या तो एक सबसेट है या एक ऐसा स्टेटमेंट या इक्वेशन है जो ऑर्डर्ड पेयर दो सेट के एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा हो। इसी तरह ये R2 दिया गया है, आप इसके एलिमेंट्स को निकालें और यहाँ पे जो R2 दिया गया है इसके साथ मैच करें। देखिए आपका आंसर सही आता है या नहीं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपके आंसर सही आया या नहीं आया। आगे बढ़ते हैं अब हम इस चैप्टर में। नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी दो सेट के बीच में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं। अब जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे। मान लेते हैं अगर हमारे पास सेट A है उसमें P एलिमेंट है, सेट B है उसमें Q एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? P इंटू Q। अब जो रिलेशन है वो A क्रॉस B या कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट है, मतलब कि जितने भी सबसेट बनेंगे A क्रॉस B की वो सारे के सारे क्या होंगे? रिलेशन। अब क्लास 11th के सेट चैप्टर में याद होगा आपको कि किसी भी सेट के टोटल कितने सबसेट बनते हैं? 2 पावर n। अब A क्रॉस B में P इंटू Q एलिमेंट्स है तो इसके भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 पावर P इंटू Q। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स P इंटू Q है तो इसलिए 2 पावर P इंटू Q। अब रिलेशन, अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बन रहे हैं वो 2 पावर P इंटू Q बन रहे हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा वो भी क्या होगा? 2 पावर P इंटू Q। यानी सेट A में अगर P एलिमेंट है, सेट B में Q एलिमेंट है, तो उनके बीच में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे? 2 पावर P इंटू Q।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास ए 1 2 3 और बी सेट है ए कॉमा ई। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे, 2 पावर 3 इंटू 2 या कहें 2 पावर 6। अब 2 पावर 6 को अगर आप कैलकुलेट करें तो टोटल कितना आएगा 64। यानी यहां से ए से बी में टोटल कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हैं 64। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, पी सेट है हमारे पास ए ई आई ओ और सेट बी है 5 25 125। तो इसके बीच में भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे 2 पावर, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट है और यहाँ पे कितने एलिमेंट है 3, तो 2 पावर 4 इंटू 3 या कहें 2 पावर 12। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4096। यानी यहाँ पे पी से बी में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हैं 4096। तो हो सकता है आपको यहाँ पे डाउट हो कि यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कैसे बन रहे हैं। तो आगे हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस जो बनेंगे वो हमें एक जो रिलेशन है उसके लिए हमें एक छोटा सेट लेना पड़ेगा, नहीं तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस है वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे और सभी को बनाना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे एक हम सेट एज्यूम करते हैं, ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और सेट बी है यहाँ पे ए। यहाँ पे हमने सेट बी को छोटा सा एज्यूम किया है ताकि जो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस आए वो कम से कम रहे और बनाने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा 1 ए 2 ए 3 ए, तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस की बात करें या ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो कितना होगा 2 पावर 3, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट है तो इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होंगे 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब टोटल कितने होंगे 8। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 8 है तो इसका मतलब रिलेशन नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस भी कितने होंगे 8। अब यहाँ पे हम बनाते हैं टोटल रिलेशंस 8 रिलेशंस बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से बन रहा है। यहाँ पे हम पहला सबसेट ले सकते हैं एक एम्प्टी सबसेट, क्यों यहाँ पे हम पहला सेट क्या ले सकते हैं एक एम्प्टी रिलेशन ले सकते हैं। तो ये जो R1 है ये क्या है एम्प्टी सेट है, तो ये हमने पढ़ रखा है कि एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, इसलिए R1 भी क्या होगा इसका सबसेट होगा। तो R1 भी यहाँ पे क्या है एक रिलेशन है। अगले में R2 में हम इसका एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं 1 ए, ये भी R2 भी इसका क्या है सबसेट है, तो ये भी क्या बन गया एक रिलेशन बन गया ए से बी में। तीसरे रिलेशन में यहाँ से हम दूसरा एलिमेंट चूज कर सकते हैं 2 ए, ये भी इसका क्या है सबसेट है, तो ये R3 भी क्या है इसका यहाँ से R3 भी एक क्या है रिलेशन है। इसी तरह R4 आप देख सकते हैं ये भी क्या है इसका सबसेट है, R5 ये भी इसका क्या है सबसेट है, R6 इसका क्या है एक सबसेट है, R7 ये भी क्या है इसका एक सबसेट है, और यहाँ पे R8 ये टोटल एज इट इज ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है तो ये खुद भी अपने आप का सबसेट होगा, इसलिए R8 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ ये पॉसिबल सबसेट्स हैं या कहें टोटल नंबर ऑफ ये पॉसिबल रिलेशंस है। आप और भी सबसेट बना के देख सकते हैं, इसके अलावा और कोई सबसेट इसका नहीं बनेगा, मतलब कि इसके अलावा इनके बीच में ए से बी में कोई और पॉसिबल रिलेशन नहीं है, टोटल 8 ही रिलेशन होंगे। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस किस तरह से हम निकालते हैं। आई होप कि अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो इसी आज का वीडियो एक होमवर्क के साथ खत्म करते हैं। तो ये है आज का आपका होमवर्क फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो ये भी क्या है होमवर्क फर्स्ट है। ये आपको करना क्या है कि ए और बी का यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए इनका क्या फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, यहाँ पे पी क्रॉस क्यू फाइंड करना है, एम क्रॉस एन फाइंड करना है, एस क्रॉस ओ फाइंड करना है, और ये भी बताना है कि ए से बी में या पी से क्यू में यहाँ पे एम से एन में टोटल कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस होंगे। और अगर आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम भी क्या है जीट फाउंडेशन प्लेनेट। गूगल सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है जीट फाउंडेशन प्लेनेट, वहां से ये वेबसाइट आपको ओपन मिलेगी। ये मोबाइल में आपको और अच्छे से दिखेगी। यहाँ पे आपको अपनी क्लास में जाना है, जैसे क्लास 12 है तो क्लास 12 मैथमेटिक्स में जाना है आपको। मेरी नेट थोड़ा स्लो है, ये ओपन हो रहा है।
तो ये स्लाइड ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने चैप्टर पर क्लिक करना है। जैसे ये रिलेशन चैप्टर है तो आप अपने रिलेशन चैप्टर पर क्लिक करें। फिर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे क्लिक फॉर क्वेश्चन सीट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सीट ओपन होके आ जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पे एक सीट में 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप आंसर सीट पर क्लिक करके इसका आंसर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सीट और आंसर सीट दोनों मिल जाएगी और आप यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जितने भी क्लास 9 से 12th क्लास तक के स्टूडेंट हैं आप उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल घंटा बनकर आएगा वो भी दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कोई और इम्प्रूवमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसे पूरी की जाए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए